size increases down the group, electronegativity decreases down the group. तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने बताया था आपको कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ये ट्रेंड रहता है। तो इसको याद करने का जो निमोनिक था वो क्या है? उससे टेपो, उससे टेपो, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर आ गया, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छे से याद रखना है बच्चों आपको, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। 11th में ही पढ़ते हैं ये, हमेशा ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन सल्फर का सबसे ज्यादा है। क्योंकि ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कहाँ गेन होता है वो, सेकंड शेल में, तो रिपल्शन होता है। सेकंड शेल में जगह कम होती है, रिपल्शन बढ़ जाता है, एनर्जी थोड़ी कम रिलीज होती है। सल्फर के केस में एनर्जी थोड़ी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, रीजन समझ आ गया इसका सबको। ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, as electron is gained in second shell, which is smaller in size. ड्यू टू हाई रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, जो कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। अदर देन दैट हमने कुछ ये ट्रेंड्स लिखे थे, H2, H2S, H2SE हाइड्राइड्स में, है ना। क्या ट्रेंड्स से याद है सब, याद हो गए सबको। बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, बॉन्ड स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना स्ट्रांग होगा, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा। छोटी लकड़ी तोड़ना मुश्किल है, बड़ी लकड़ी तोड़ना आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर एवरीवन। सिर्फ दो चीजें बच्चों इंक्रीज कर रही थी, एक तो क्या, एसिडिक करेक्टर। ऐसे याद रखना था, कैसे, बॉन्ड बड़ा बड़ा बॉन्ड इजीली टूटेगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो H+ आसानी से निकलेगा, ठीक है। बॉन्ड बड़ा इजीली टूटेगा, इलेक्ट्रॉन तो H+ आसानी से निकलेगा, एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा साइज बढ़ने पे। एंड अगेन रिड्यूसिंग करेक्टर भी सेम रीजन से, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी जहां H आसानी से निकलेगा उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। अंडरस्टूड एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। जैसे हमने फास्फोरस के पढ़े थे, ऐसे सल्फर के तो और ज्यादा बनते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सबसे पहले दो जो आप लोग जानते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, H2SO3। तो एक डबल बॉन्ड की जगह, ऑक्सीजन की जगह एक लोन पेयर आ जाता है,
सल्फ्यूरस H2SO3 H2SO4 H2SO4 में है ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 सल्फर की। दो बच्चों परऑक्साइड वाले है ना, क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसमें परऑक्साइड लिंकेज होगा, इसमें से किसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा, इसमें से किसमें सल्फर ऑक्सीजन सल्फर होगा। आपने कल भी देखे थे ऐसे क्वेश्चंस है ना, फास्फोरस में भी, इसमें भी इसी टाइप के आते हैं। समझ आ रही मेरी बात सबको? ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों यहाँ पे। H2SO5 कैरोज एसिड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड। H2SO5 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, कहाँ आएगा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, बीच में परऑक्साइड लिंकेज होती है। क्या होती है, परऑक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जो परऑक्साइड लिंकेज। तो पूछेंगे बताओ किस में परऑक्साइड लिंकेज है, किस में नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। H2S2O8 H2S2O8 ये दो परऑक्साइड लिंकेज वाले हैं, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड। जरूर याद रखना है आपको। और इसका एक और नाम दिया जाता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब दो सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ गए हैं परऑक्साइड लिंकेज से, दो सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ गए हैं परऑक्साइड लिंकेज से, ज्वाइन हो गए। ठीक है बच्चों, कैसे भी आपको याद करना है, 3-4 बार बना के इसको, है ना। मैंने बता दिया आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कल भी किए थे हमने, आज भी किए थे, करेंगे फिर से। मीन्स वगैरह में कैसे इस टाइप के, नीट में भी आते हैं। किसमें परऑक्साइड लिंकेज है बताओ, है ना। स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो बता पाएंगे भाई। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? तो ये दो हमारे परऑक्साइड वाले हैं। इसके अलावा कल मैंने आपको एक वो बताया था, पानी उड़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, पायरो। दो में से पानी उड़ाएंगे, दो सल्फ्यूरिक एसिड में से हम पानी उड़ाएंगे, तो देखना क्या स्ट्रक्चर बनेगा मजेदार। ये दो सल्फ्यूरिक एसिड पानी उड़ा के ज्वाइन करेंगे H2O। क्लियर है मिहिर? समझ आ रहा है अर्नब? डाउट रुद्रांश? बताते रहना भाई। SOS कौन सा बॉन्ड आ गया, SOS। समझ में आ रही बात? SOS से ज्वाइन होगा ये। कल हमने यूज किया था कि वर्ड पायरो यूज करते हैं, इसमें पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, एक तो नाम ये हो गया इसका, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 बन रहा है फॉर्मूला, H2S2O7। और इसको बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओलियम। ओलियम आपने सुना होगा कभी। कंसंट्रेट H2SO4 बोलते हैं क्योंकि जब इसमें आप हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर ऐड करोगे, है ना, वाटर उड़ा के बनाएंगे, वाटर ऐड करोगे आप, तो ये खुल जाएगा वापस से, दोनों तरफ से सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, खुल जाएगा वो बॉन्ड। समझ में आ रहा है बात सबको? ठीक। यस सर। तो सो जब हम प्रैक्टिकल या फिर किसी क्वेश्चन में लिखते हैं कि वे यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हम एक्चुअली इस पे रेफर कर रहे होते हैं। हाँ, कंसंट्रेट का तो एक तो मतलब होता है कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, और एक होता है फ्यूमिंग H2SO4 जो आपने वहां पे भी यूज किया था, जो आपने वो रिएक्शन पढ़ी थी ना, बेंजीन पे हम फ्यूमिंग H2SO4 ओलियम डालते तो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेशन पढ़ा था जो आपने बेंजीन पे, ठीक है, उसमें भी ओलियम भी। तो ओलियम को भी कंसंट्रेट या फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं, बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। समझ आ रहा है ना? यस सर। H2S2O7।
अब ये जो H2SO8 था, इसमें 2 ऑक्सीजन थे बीच में, एक ऑक्सीजन हटा H2SO7 बन गया, ये बीच वाला ऑक्सीजन भी हट जाएगा तो बन जाएगा H2SO6। सल्फर सल्फर बॉन्ड जहां होता है वहां पे थायो वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? थायो। थायो वर्ड यूज हो रहा हो अगर नाम में तो समझ जाना कि, है ना, किसकी बात हो रही है? सल्फर सल्फर बॉन्ड की बात हो रही है। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? ठीक है। तो H2S2O6 तो यहाँ पे सल्फर कितने भी आए सबको हम थायो एसिड सीरीज बोलते हैं, तो बोलते हैं थायो एसिड सीरीज। जैसे जब मैं इसमें 4 लगाता हूँ सल्फर H2S4O6, देखना ध्यान से इसको, H2S4O6, 4 सल्फर आ गए, टेट्राथायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राथायोनिक एसिड। 2 सल्फर है तो डायथायोनिक एसिड, 3 सल्फर होंगे तो ट्राइथायोनिक एसिड। थायोनिक मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड चल रहे हैं इसमें। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रही बात? तो फिर नाम, थायोसाइनेट में सल्फर सल्फर बॉन्ड है। हाँ अभी आ रहे हैं, थायोसाइनेट पे भी आ रहे हैं। ठीक है। क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ गई चीज इतनी? यस। H2S2O3 वेरी इंपॉर्टेंट। H2S2O3 है ना, बस लास्ट ये देखना H2S2O3, ये जरूर याद रखना है आपको। ये बच्चों H2SO4 जैसा ही बिल्कुल स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्ड सल्फर है ना, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्ड सल्फर है। थायो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? H2S2O3 is thiosulfuric acid। ओके, समझ में आ गई बात सबको? ऊपर आपने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था, ये इतने स्ट्रक्चर्स बच्चों याद रखनी पड़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में एस डबल बॉन्ड हो की जगह एस डबल बॉन्ड एस आ गया, बन गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये जो कंपाउंड्स हैं दोनों, लास्ट वाले जो दोनों हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस वहां पर भी आती है। कहाँ पे आती है? रेडॉक्स में। Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम टेट्राथायोनेट। इसमें भी क्वेश्चंस आए हुए मेंस वगैरह में कि भाई ये जो कुछ इसमें है ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, पता है सबको? ये चीज याद है सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनमें अलग अलग आती हैं। कैसे अलग? ये वाला जो सल्फर है लेफ्ट वाला, इसके 5 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आता है? बॉन्ड ब्रेक करके चार्ज कितना आ रहा है, और भाई भाई का बॉन्ड, जो सल्फर सल्फर बॉन्ड से कोई चार्ज नहीं आता। बीच वाले दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 0, और साइड वाले दोनों सल्फर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 +5। बताओ, समझ में आ गई सबको? ये बात याद है सबको? 11th में पढ़ा है रेडॉक्स में। क्लियर है? नव मेहर समझ आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं डिफरेंट सल्फर की। और सिमिलरली ये H2S2O3 में भी ये +4 आएगा और ये कितना आएगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। Na2S2O3 is सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, हाइपो। तो इतना आपको याद रखना है बच्चों इसमें। अंडरस्टूड एवरीवन? ये सब आपको ध्यान रखना है कितनी शेप्स एसिड्स की।
जैसे बच्चों 14 क्वेश्चन, नंबर ऑफ SO बॉन्ड इन S2O8-2। ठीक है बच्चों, H2O8-2 तो वही बनाया हमने, H2S2O8 है ना, किसका स्ट्रक्चर है वो, H2S2O8 का। अंडरस्टूड? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस वगैरह में। H2S2O8 कहाँ गया, ऊपर है, ऊपर है। तो सल्फर ऑक्सीजन के 8 बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे, दोनों सल्फर के 4-4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ऑल राइट, सबको सुना रहे हो? एनी डाउट? क्लियर है ना? और S8 रोम्बिक सल्फर, अभी हम S8 को बोलते हैं, S8 का स्ट्रक्चर कल मैंने बनाया था आपको, क्राउन शेप बोलते हैं S8 को। क्या बोलते हैं? क्राउन, क्राउन जैसी शेप, मुकुट के जैसी। S8 में, इसमें भी 8 बॉन्ड्स आ जाएंगे यार। अंडरस्टूड एवरीवन? इसको रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, हम लिखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, तब आपको याद हो जाएगा वहां पे। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस स्ट्रक्चर बेस्ड आते हैं, वो आपने करने हैं। क्वेश्चन मिल ही गया। 20th क्वेश्चन करो सब लोग एक बार, 20th। हाँ जी, आगे समझे सब कुछ है ना? जिसमें बॉन्ड नहीं है SS के बीच में, अभी पढ़ा है आपने, H2S2O7 है ना, ओलियम में SOS है, तो SS के बीच में बॉन्ड नहीं है, उसमें बीच में S के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, बाकी सब आप देखोगे H2S2O6 में भी SS बॉन्ड आ रहा है, H2S2O3 में भी SS बॉन्ड आ रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत आराम से, हल्के हल्के से, इजिली होने वाले। उसके लिए हमें बच्चों बस ये सारे स्ट्रक्चर याद रखने हैं। ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? मूविंग ऑन, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। उसका प्रिपरेशन होता है बाय कांटेक्ट प्रोसेस, जैसे हमने HNO3 में पढ़ा था, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस को बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन। तो इसमें भी जैसे वहां पे जो 3 स्टेप थे, वहां के 3 स्टेप आपको याद होने चाहिए अभी भी। ओस्टवाल्ड थे क्या थे? अमोनिया का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम पहले स्टेप में करते हैं सल्फर का S8 का ऑक्सीडेशन टू फॉर्म SO2 गैस। ऑलराइट, SO2 बनता है। सेकेंड स्टेप में SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है।
फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं SO3 गैस में। यहाँ पे कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है ना। ये सब गंदी गंदी चीजें आपको याद रखनी भी, इनऑर्गेनिक में क्या कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, और लास्ट स्टेप होता है इसमें SO3। SO3 का हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कि हाइड्रोल पहले थोड़ा सा कंसंट्रेट H2SO4 है ना, पहले H2SO4 डालते हैं, उससे H2SO7 SO3 और H2SO4 मिला के ओलियम बनता है। काम थोड़ा आसान हो जाता है। डायरेक्टली भी हम पानी ऐड कर सकते थे, हाइड्रोलिसिस कर सकते थे। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इजीली H2SO4 एक्स्ट्रा अमाउंट में बनता जाएगा। आप कैटलिस्ट होते हैं क्या, इसका नाम क्या है? एटलीस्ट याद रखना है। हाँ ना, क्या बोल रहे हैं, याद रखना है। हाँ, इसका नाम क्या है सर? वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे इस स्टेप के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर समझ में आ गई बात सबको? ऑलराइट। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जैसे HNO3 का। तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, टेस्ट वेस्ट तो क्या ही किया होगा H2SO4 को किसी ने, है ना। टेस्ट करने लायक चीज ही नहीं। किसी ने तो किया होगा कभी गलती से। वो बताने के लिए, टेस्ट बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचा होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक में भी, ये डिहाइड्रेशन करता है। याद है सबको, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन। बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। वाटर लपेट लेता है कहीं से, वाटर लपेट लेता है कहीं से भी। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। डाई बेसिक एसिड है ऑब्वियसली, 2H देता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से पानी उड़ा देगा, उड़ा देता है। आपको पता होगा अगर आप सुक्रोज में H2SO4 डाल दोगे, क्या बचेगा? इसको बोलते हैं चारिंग इफेक्ट, चारिंग एक्शन। सिर्फ कार्बन बचेगा, सब कुछ उड़ा देगा ये। सिर्फ क्या बचेगा बच्चों? कार्बन। सारा पानी सुखा देगा उसका, खत्म कर देगा चीनी को, कर देगा ना, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सारा पानी उड़ा देगा, सारे OH उड़ा देगा, ग्लूकोज के, सुक्रोज के। सिर्फ कार्बन कार्बन बचेगा, राख बचेगी, राख। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हालांकि नाइट्रिक एसिड जितना नहीं। नाइट्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये भी सेकंड नंबर उसके बाद ही आता है। क्लियर है बच्चों? कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट कर रहा था, ऐसे ये खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीजन, खुद ये SO2 में रिड्यूस होता है, इसमें रिड्यूस होता है SO2 में। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रहा है, याद हो जाएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 खुद रिड्यूस होगा
SO2 गैस में। बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंडस्ट्रियल रिएजेंट है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, ऐसा सब ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन सब जगह ये यूज होता है। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है बच्चों, ये सारी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी सारी। और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सॉरी एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई खास डिफरेंस होता नहीं दोनों में। रोम्बिक सल्फर S8, क्राउन शेप, कैसी शेप, क्राउन। हर एक सल्फर पे दो दो लोन पेयर बचेंगे दो बॉन्ड के बाद। तो ईच सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है, सब कुछ समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। ठीक है रुद्रांश, समझ आ रही बात। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। Yes, sir. रोम्बिक सल्फर इज येलो इन कलर। रूम टेम्परेचर पे रोम्बिक फॉर्म में मिलता है रोम्बिक सल्फर। इज द नेचुरली अकरिंग स्टेट, insoluble in water। फिर से वही चीज है जो फॉस्फोरस में थी, insoluble in water, dissolved to some extent in, dissolve to some extent in benzene, alcohol and ether। readily soluble in CS2, readily soluble, easily soluble in CS2, carbon disulfide। तो जो ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा बोरिंग वाला पोर्शन है, आपको बस स्ट्रक्चर वगैरह तो अच्छे से याद करनी है और कुछ दो चार रिएक्शंस। monoclinic sulfur prepared by melting rhombic sulfur in addition cooling till crust is formed। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर इक्विलिब्रियम में होते हैं इस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर से नीचे रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है। समझ वाली बात। रूम टेम्परेचर पे कौन सा, 369 से कम रोम्बिक सल्फर इज डोमिनेंट या एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट करता है। 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे, याद रखना है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है या स्टेबल होता है। क्लियर है बच्चों, सब कुछ में हमारी बात। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक हैव एसिड मॉलिक्यूल्स। इसमें भी एसिड मॉलिक्यूल ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। अपीयरेंस अलग होती है, बस दिखने में बाहर से अलग होते हैं।
ठीक है, इसमें ये उल्टा होता है, मतलब उल्टा मतलब ये पानी में भी इंसॉल्युबल है, CH2 में भी, बेंजीन में भी, सब में इंसॉल्युबल होता है। एक ये डिफरेंस है दोनों में। फिर तो ये कुछ, इसमें कुछ खास ज्यादा डिफरेंस है नहीं स्ट्रक्चर वाइज जितने फॉस्फोरस में थे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे बच्चों थोड़े कम कंपाउंड्स हैं क्योंकि ऑक्सीजन के भी इतने कंपाउंड्स होते नहीं, ज्यादा कुछ कॉमन ही है, जैसे वाटर हो गया तो उनको इतना पढ़ने की जरूरत होती नहीं ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को। जैसे हमने नाइट्रोजन के तो बहुत सारे पढ़े थे, फॉस्फोरस के भी कुछ पढ़े थे, है ना, यहाँ पे उतनी जरूरत है नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुप 17, हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन से बहुत सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस रहते हैं। पहला तो वही हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये नहीं है कि लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा फ्लोरीन, सेकंड पोजीशन पे रहता है। किस पे रहता है? सेकंड पोजीशन पे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह, नीट, जेईई मेंस, हर जगह। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, बट क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। अंडरस्टूड? रीजन वही है, कहानी वही है। फ्लोरीन में कहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है बच्चों? सेकंड शेल में, जो कि छोटी होती है साइज में। क्लियर एवरीवन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें बच्चों दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काम के याद रखने आपको। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये होता है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, बहुत बार पूछा जाता है। तो जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना स्ट्रांग होता है, लेकिन फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन फ्लोरीन में हाई रिपल्शन होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इनका बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता, टूट जाता है इजिली। ये भी एक रीजन होता है इसका बच्चों मोस्ट रिएक्टिव होने का, क्योंकि इसका खुद का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? छोटा है, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए था लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन में रिपल्शन है, इसलिए भी फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि बॉन्ड टूट के आराम से वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बताओ जो समझ आ रहा है सबको? ठीक। Yes. दो तीन ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं। बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 3rd नंबर पे होती है। इन सब चीजों पे क्वेश्चन आएगा, याद रखना है आपको। एक मैंने आपको कल बताया था कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोजेंस के केस में हर बार इसी पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार, मतलब एडवांस तक में आए हुए हैं कितनी बार हल्के हल्के से क्वेश्चन। क्लोरीन प्लस कंसंट्रेटेड NaOH, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। NaCl प्लस NaClO3, NaClO3, ये दोनों कंपाउंड बनते हैं।
कल मैंने आपको नेमिंग भी बताई थी कि भाई HClO, HClO2, HClO3, HClO4, याद है सबको? भूले तो नहीं, बार बार इसको याद रखो। क्या? क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, है ना? छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट, बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा इक, छोटा अस, क्योंकि हम इसका नाम लिखेंगे बच्चों, NaClO3 का नेम करेंगे, अभी नेमिंग करेंगे यहीं से। ऑलराइट, ये क्या था? पर क्लोरिक एसिड, है ना? क्या था ये? पर क्लोरिक एसिड, बड़े से बड़ा, हायर, हायर क्लोरिक एसिड, हायर ऑक्सीडेशन, और छोटे से छोटा लो, हाइपो, हाइपोक्लोरस, और छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई तो हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो NaClO3 इस एसिड का, क्लोरिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोरेट। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, रिडॉक्स में आप किसी को बैलेंस करते हो, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है रिडॉक्स रिएक्शंस में बैलेंसिंग का। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा हो। क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डाइल्यूट NaOH के साथ अलग सीन है, डाइल्यूट NaOH के साथ भी होता है कंपाउंड, लेकिन क्या बनता है? NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपो, हाइपोक्लोरस एसिड का सॉल्ट है तो हाइपोक्लोराइट। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही बात? ठीक। अगेन बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बोथ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो जो फ्लोरीन को छोड़ के सारे के सारे देते हैं रिएक्शन, सारी की सारी। मजे की बात ये है, कुछ भी नहीं करना आपको, सब में सेम चीज होनी है। सब में सेम चीज होनी है, सारे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब ये रिएक्शन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन नहीं देता, रीजन क्लियर है? क्लोरीन का अलग स्वैग है, वो तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। फिर एवरीवन समझ आ रहा है? तो इसको हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, फ्लोरीन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, जो इतना समझ आ रहा है सबको, ठीक है, तो ये सब आपको याद करना है यार अच्छे से, ताकि आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे ये है ट्वेल्थ क्वेश्चन है, सीधे सीधे ट्वेल्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्लियर है बच्चों सबको?
क्लोरीन कंसंट्रेट NaOH के साथ क्या देगा, NaCl और NaClO3, बस इतना सा याद करना होता है यार, Cl माइनस एंड ClO3 माइनस। ठीक है, बहुत कॉमन रिएक्शन है। ये सिर्फ वाला भी करेंगे हम, उसके बाद आप कर लेना। ये 10th क्वेश्चन देखो एक बार। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया ना अभी मैंने, परक्लोरिक का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे भी, फिर कर लेना इसको। ये करो बच्चों, 13th ट्राई करो एक बार, 13th क्वेश्चन। So y यहाँ पे होगी NaClO, right? NaClO3।
बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन ये? तो कौन बता रहा है इसका आंसर? रिएक्शन तो आपको बताइए, अभी अभी पढ़ाई है ना। तो कंसंट्रेट के साथ बोल रहा है वो, ठीक है। कंसंट्रेट NaOH के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करा रहा है, क्या बनेगा? एक तो NaCl बनेगा छोटा, तो अब देखना इसमें इन्होंने क्या पूछा है। अब वो ये मेंस में 2-3 चीजें मिक्स कर देते हैं। ये पूछा है इसने, है ना। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन देता है AgNO3 के साथ? आपको पता है NaCl, है ना। AgCl व्हाइट PPT बन गया। क्लियर है बच्चों? इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या होता है ना, एवरेज इसका स्ट्रक्चर नहीं पता। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl एंड O। अच्छा अच्छा, आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं मिला ना, तो मैं सबसे पहले आपको इसके स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ, ठीक है। सबको समझ आ गई बात इतनी कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो इस वाली रिएक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब इनके स्ट्रक्चर देखो आप सबके, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, बहुत आसान से स्ट्रक्चर्स हैं। HClO4 में ये होता है, क्या है, 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और 1 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि उस पर OH आएगा। HClO4 एक एक ऑक्सीजन हटता जाएगा, HClO3 में एक ऑक्सीजन हटेगा, उसकी जगह लोन पेयर आ जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, क्लोरीन के बॉन्डिंग में नहीं है, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे क्लोरीन के। समझ आ रहा है सबको? बहुत आसान सी चीज है HClO3। ऑलराइट एवरीवन। फिर आ गया आपका HClO2, उसमें 2 ऑक्सीजन हट गए, 2 लोन पेयर आ गए यार। अंडरस्टूड। और फिर ये बना रहा हूँ मैं, हाँ, HClO, 3 ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन हट गए, सिर्फ HClO बचा। बताओ भाई, समझ में आ गया? तो अब इस क्वेश्चन में पूछा था बच्चों कि HClO3 जो बन रहा था ना, NaClO3, उसमें पूछ रहा था कि एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताओ Cl और O के बीच में। तो फंडा सिर्फ ये है, आपको इसमें रेजोनेंस का फंडा लगा दिया आपने, जो आपका क्लास में ये इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। कैसे बताते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर? पता है सबको? ये बॉन्ड कितने हैं टोटल? 5, 2 2 और 1, 2 2 4 और 1 5। 5 बॉन्ड को इक्वली डिवाइड करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 5/3। बताओ, कोई डाउट? करना क्लियर है ये मेहर? यस क्लियर। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? नव्या, प्रीति, अंडरस्टूड। इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने सारे के सारे, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, सब में क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यार। सब में क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। समझते हो सब लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम, क्राउडिंग तो उतनी है, बस डबल बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ गया, है ना। सब में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सेंट्रल एटम, सब में वही शेप हमारी फर्स्ट में टेट्राहेड्रल, फिर इसमें पिरामिडल बोल देंगे, इस तरह से। क्लियर है बच्चों सबको ये चीज, है ना। तो ये हमारे सारे स्ट्रक्चर्स और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन फिर आप सोच सकते हो। इसी तरह से बच्चों इसकी रिएक्शन विद वाटर भी आपको ध्यान रखनी है, हेलोजेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर को आप डाइल्यूट बेस की तरह ट्रीट करोगे। किसकी तरह? डाइल्यूट बेस की तरह। क्लोरीन के साथ HCl और HClO, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस देते हैं मजे में। क्लोरीन क्या देता है? डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देता है मजे में। ऑलराइट, HCl प्लस HClO, सारे के सारे ऐसे ही देंगे। सिर्फ फ्लोरीन, फ्लोरीन का थोड़ा अलग स्वैग रहेगा, वो ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जो रिड्यूस होगा, वो उल्टा ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। फ्लोरीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। समझ में आ रहा है? बाकी और कोई ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, तो ऑक्सीजन उन्हीं को करता रहता है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है। सिर्फ फ्लोरीन के साथ अलग है सीन,
फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों का रिएक्शन ऐसे होगा पानी के साथ, फ्लोरीन का अलग स्टाइल होगा। इस तरह से आपको ये सारी रिएक्शंस कुछ ध्यान रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो ठीक है ना, आज इतना ही करते हैं। आप लोगों का टेस्ट है इवनिंग में, तो आप लोग कर लो, पढ़ लो, रिवाइज वाइज कर लो, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर ये चैप्टर में ज़्यादा नहीं, 17 और 18 ग्रुप छोटे छोटे से ही, नेक्स्ट फ्राइडे मोस्टली सैटरडे तक ये खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इन्हीं सारे चैप्टर्स का जो हमारे फर्स्ट बोर्ड में आ रहे हैं उसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। Yes, क्लियर है? sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, बाय।